हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द ऑप्टिक्स क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और आज की सीरीज में मैं पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों आप लोगों को मैथ। और आज इस मैथ की सीरीज में मैं आपको कराने वाला हूँ 50/50 नंबर लाने के मतलब अनेकों तरीके मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपका स्कोर एग्जाम में 100 में 100% आए। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना पहला सवाल। आपके सवाल इधर साइड में लगे हुए होंगे। आइए समझते हैं सबसे पहला सवाल क्या है, आइए देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना पहला सवाल। सबसे पहला सवाल में कहा गया है यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर, पहला सवाल दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx बराबर का c है। बराबर का क्या है दोस्तों, c है। तो आपसे पूछा गया है, तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना पहला सवाल। सबसे पहला सवाल में कहा गया है यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर, पहला सवाल दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx बराबर का c है। बराबर का क्या है दोस्तों, c है। तो आपसे पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा का मान। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए अल्फा प्लस बीटा का मान, तो वो फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b/a क्या होता है दोस्तों, जब ये समीकरण कब किस रूप में रहेंगे, जब इस रूप में रहते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में रहे, तब की बात होती है ये वाला फॉर्मूला। और ये यहाँ तक के क्वेश्चन को देखें तो हम लोग को सेम टू सेम इसके बेस पे मिल रहा है, अर्थात हमारा आंसर क्या निकल के आएगा दोस्तों, -b/a आ जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। आपका दूसरा सवाल में क्या दिया गया है, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 3 बराबर का 0 है। अगर एक मोल आपको दिया हुआ है, यानी कि एक मोल आपको दिया गया, मान चलिए अल्फा 1/3 दे दिया, तो बीटा का पूछा हुआ है मान। आइए दोस्तों इसके दो तरीके मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक मोल 1/3 दिया होने का मतलब क्या होता है और दूसरा मोल आप कैसे निकाल पाएंगे, चलिए देखते हैं एक बार डिटेल मेथड के लिए। अगर इसको हम हल करें तो क्या मिलेगा दोस्तों, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस का x प्लस का 3 बराबर का 0। कॉमन लेते हैं दोस्तों 3x, तो क्या मिलेगा x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 3 बराबर का 0। तो 3x माइनस का 1 बराबर 0, एक मूल आ जाएगा, दूसरा मूल आएगा x माइनस 3 बराबर 0, तो एक कॉमन क्या आएगा दोस्तों 3। और ये क्या आएगा 3x बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा दोस्तों 1/3। ये दो क्वेश्चन का आंसर 1/3 पहला है, तो बीटा का मान क्या आएगा दोस्तों 3। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। आपका अगला सवाल है तीसरा नंबर सवाल में कहा गया है, तीसरे नंबर सवाल में कहा गया आपके क्वेश्चंस के अंदर कि 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस का 4 बराबर का 0 है। और ये कहा गया है कि इसके मूल वास्तविक एवं समान है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका केस बनता है यदि मूल, याद रखिएगा दोस्तों ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखेंगे। यदि मूल वास्तविक एवं समान हो, यदि मूल वास्तविक एवं समान हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है। दोस्तों ध्यान रखना, अब ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। और आपको अभी हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर के पहले a और x के पहले b और c होता है अचर संख्या। तो पहले इसके बराबर में करना पड़ेगा हम लोगों को, तब तो हम लोगों को मान पता चलेगा कि k का मान क्या होने वाला है। तो आइए दोस्तों निकाल के देखते हैं। b की जगह पे 6k है, तो 6k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 4, बराबर में रहेगा 0। 6k स्क्वायर यानी कि 6k का होल स्क्वायर रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना। यहाँ पे कितना आ जाएगा 36k का स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। तो 36k स्क्वायर बराबर 144, तो k स्क्वायर का मान जो दोस्तों निकल के आएगा 144/36 हो जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 बार में कटेगा और स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट ओवर प्लस माइनस दोनों के साथ में, अर्थात जो आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों कितना आने वाला है, +-2। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 में मूलों का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी द्विघात समीकरण आपको दिए हो तो मूलों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। और अभी हमने बताया आपको कि y स्क्वायर के पहले a रहेगा, y के पहले b और c होता है अचर संख्या। तो c का मान कितना रहेगा 1 और a का मान कितना रहेगा 4, अर्थात आपका आंसर जो निकल के आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा 1/4।
बिल्कुल आप आराम से वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर इसके आधार पर आपके पेपर में कोई सवाल आता है तो मैं 100% कह सकता हूं कि आपसे ये क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। आइए समझते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, 5 नंबर सवाल है x+2, 3x, 4x+1 समानांतर श्रेणी में हो, एपी में है। और जब ही आपको ये समझ में आए कि 3 पद एपी में जब भी दिए जाए तो बीच वाला मान फर्स्ट और लास्ट के बराबर में होता है। जैसे देखेंगे ध्यान से दोस्तों, ये समानांतर माध्य का क्वेश्चन हो गया। समानांतर माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, यदि ए बी और सी का समानांतर माध्य निकाला जाए तो समानांतर माध्य बी बराबर होता है a + c/2। और सेम टू सेम उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, तो आप निकाल पाएंगे 3x को बराबर में करना पड़ेगा x+2 प्लस 4x प्लस का 1 बटा का 2। चलिए इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6x = x और x ये 5x हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 5x को इधर ले लीजिए तो 6x - 5x बराबर 3 आ जाएगा, अर्थात जो x का मान निकल जाएगा दोस्तों कितना आएगा, 3 आएगा। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। बनाने के तरीके को आप डिटेल में अच्छे तरीके से समझते चलिए, मैं प्रत्येक चीज़ों को समझाते चल रहा हूँ। अगर कहीं आपको समझने में दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए कि हमको ये दिक्कत हो रही है, आप हमको उस डाउट को क्लियर करें। आइए देखते दोस्तों, देख लेते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि एपी, समानांतर श्रेणी को एपी कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 0, -4, -8, -12 का सर्वांतर पूछा गया था। डी का मान दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी आपको पहला पद को a1 कहते हैं, दूसरे पद को a2 कहते हैं, तीसरे पद को a3 कहते हैं, चौथे पद को a4 कहते हैं। आइए देखते हैं आगे। डी का मान जब भी निकालना हो तो a2 - a1 लगा दीजिए। दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो सर्वांतर निकलता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो सर्वांतर निकलेगा। तो a2 - a1 यदि निकालते हैं तो -4 का 0, अर्थात आपका जो आंसर निकल जाएगा दोस्तों कितना निकल जाएगा, -4, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया 7 नंबर सवाल को ध्यान रखेंगे। 7 नंबर सवाल में आपसे पूछा गया है कि आपको एपी दिया गया है 14, 9, 4 ... आपको निकालना है बराबर पद। तो दोस्तों बराबर पद का फार्मूला जो होता है ध्यान रखिएगा, a + 11d, a + 11d। और पहले पद को a कहते हैं, दूसरे पद को a2, तीसरे पद को a3। बात अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। तो a का मान यहाँ पे 14 हो गया, 11, d का मान अभी हमने बताया दूसरे में से पहले घटाइए, 9 में से 14 गया तो कितना आएगा, -5। तो 14 प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन -55 आ जाएगा। आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों माइनस का क्या आएगा, 41। यहाँ तक के क्वेश्चन सब बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। आपको सभी क्वेश्चन साइड में दिख रहे होंगे अच्छी तरीके से इधर। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो जरूर आप लोग कमेंट करेंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। आपका जो अगला सवाल है, आपका अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को तो दोस्तों ध्यान से देखते चलेंगे आप लोग। यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 दिया हुआ है, यानी कि a का मान दे दिया आपको 13 और सर्वांतर दिया है d का मान जो -4 है, और आपसे पूछा गया है इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एपी में योगफल को एसएन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एसएन होता है n पदों का योगफल। इसमें आपको दिया है 10 पदों का योगफल, यानी कि n का मान दे दिया 10 और ये 10 पूछा हुआ है। तो एसएन के यदि फॉर्मूला आप लगाएं तो n/2 × 2a + n-1d होता है, जिसमें n का मान आपको दे दिया 10, 2 a का मान कितना दे दिया 13 प्लस n का मान 10। जहां जहां n आएगा वहां 10 कर दीजिए, क्योंकि s 10 पूछा है तो, और यहाँ नीचे वाला मान n को बताता है। 10 - 1 × d का मान कितना आ जाएगा, -4। काटेंगे इसको 5, 13 दूनी 26, ये हो जाएगा 9 में से 4 गया तो -36। तो 5 × -10 अर्थात निकल के आंसर आएगा दोस्तों -50। ये हमारे क्वेश्चन का उत्तर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल में आपसे पूछा गया है कि 9 नंबर क्वेश्चन में कहा गया y अक्ष पर बिंदु जिसकी 4 2 से दूरी 5 है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4 2 से दूरी कितनी है, 5 है। एक अक्ष है y, और आपको पता है कि y अक्ष का नियमक कितना होता है दोस्तों, 0, y अक्ष का नियमक कितना होता है, 0, y होता है। और
एक बिंदु आपको दी हुई 4,2, 4,2 और इससे दूरी दिया है 5 यूनिट। मान के चलते हैं पहला बिंदु ए हो गया, दूसरा बिंदु बी हो गया। बात को अच्छी तरीके से समझिएगा दोस्तों, ये ए बी का मान है आपका। ए बी का दूरी कितना दिया है, 5 यूनिट का दिया हुआ है। और आपसे पूछा गया है कि बताइए यदि पहला नियामक वाई अक्ष का हो और दूसरा नियामक 4,2 हो तो इन दोनों के बीच की दूरी और इसमें वाई का मान कितना होना चाहिए। बात को आप अच्छे तरीके से समझिएगा। इसको हम बाई ऑप्शन करके दिखाते हैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके के अंदर। बाई ऑप्शन में क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं आप दोस्तों ध्यान से देखिए। बाई ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं -1,0 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 0,-1, तीसरा ऑप्शन 2,-5 और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है वो ऑप्शन दिया है 3,5। तो जो आपको ये समझ में आ रहे होंगे मान, यहाँ पे पहला मान 0 होना चाहिए क्योंकि वाई अक्ष का नियमक पहले 0 आता है बाद में वाई आता है। तो देखिए पहले दोस्तों 0 किसमें है, ना पहले इसमें पहला मान 0 है, ना ही इसमें पहला मान 0, ना ही इसमें पहला मान 0। एकलौता ऑप्शन आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, बी। क्यों होगा, क्योंकि इसका पहला मान क्या है, 0 है। बाकी वाई का मान -1 होगा क्योंकि यहाँ पे भी पहले 0 की रिक्वायरमेंट है, बाद में वाई आ रहा है। तो पहले जहाँ वाई 0 रहेगा वही उसका आंसर होगा। इसके चलते 0,-1 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। बात को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। 10 में क्या कहा गया है, 10 में कहा गया है कि आपको एक 2 नियामक दिए गए हैं। 10 नंबर सवाल में कहा गया है कि आपके 2 नियामक हैं। क्या क्या है दोस्तों, ए और बी, 2 नियामक पहले देख लीजिएगा, ए और बी, ए और बी। ए और बी दिया हुआ है जिसमें ए का मान 6,5 है, 6,5 है और बी का मान 4,5, बी का मान 4 और 5, ये 4 और वाई, 4 और वाई है, 4 का वाई है। और इसका मिड पॉइंट दिया है आर। मिड पॉइंट कितना दे दिया दोस्तों, मिड पॉइंट दिया 5,6, 5,6। अच्छी तरीके से समझिएगा। आपको अभी मैं बताता हूँ, दो नियामकों के मध्य बिंदु के बीच की दूरी। 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपको 2 नियामक दिए गए हो तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब ध्यान से समझिएगा, पहला मान जो आता है वो x1 y1 का होता है, दूसरा मान जो होता है x2 और y2 का होता है। बात अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। x1 का मान आपके पास 6 है, x2 का मान 4 है, बटा का 2। तो 10 का 2 आधा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। अच्छी तरीके से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे 10 का आधा कितना आ जाएगा, 5। दूसरा मान निकालने के लिए देखेंगे हम लोग y के लिए, y1 यानी कि 5 + y2, इसका मान दिया है दोस्तों आपको, ये ध्यान रखिएगा। ये 6 + 4/2 का मान x का मान, ये पहला मान x का आता है, दूसरा मान y का आता है। तो x का मान कितना दिया था, 5। तो 5 बराबर x1 + x2, 6 + 4/2 हो जाएगा। ये तो कट के 5 आ जाएगा। अगला मान देखेंगे हम लोग y के लिए, y का मान y ही दिया है, y का मान कितना दिया यहाँ पे, 6 दिया है। तो 6 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 + y/2। तो इसका 3 से गुणा करेंगे तो ये 12 आएगा, ये प्लस का मान जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 5 बराबर का y। तो जो y का मान निकल के आएगा दोस्तों कितना आएगा, 7। यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन माध्यिका से पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर सवाल में आपसे कहा गया है 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9 और 12 की माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका दोस्तों ध्यान रखना, माध्यिका हम लोग कहते किसको हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं माध्यिका कहते किसको हैं। माध्यिका जो भी आपके आंकड़े दिए होते हैं उसको पहले बढ़ते या घटते क्रम में आप सजाएं। बढ़ते या घटते क्रम में सजाने के बाद में जो दोनों ओर से जोड़ा लगाना है आपको। जोड़ा लगाने का अर्थ मेरा ये है कि आपको आगे से जो भी अंक काट रहे होंगे पीछे से भी उतना ही अंक काटिए, जो बीच में बचेगा वही आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं कैसे अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12। पहले इसको आप बढ़ते या घटते क्रम में सजा लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। तो पहले इसको बढ़ते या घटते क्रम में सजाइए। तो बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले छोटा क्या आ रहा है, 3, 3 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 5, 5 के बाद क्या आएगा, 7, 7 के बाद क्या आएगा, 8, 8 के बाद 9, 5 के बाद 6 भी है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 12 है। यही ना है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आगे से 3 को काट दीजिए, पीछे से भी 3 को काट दीजिए, जो बीच में बचा, अगर 2 अंक बच रहे हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो हमारी माध्यिका निकल जाएगी।
यानी 15 का आधा दोस्तों कितना निकल जाएगा आंसर 7.5। ये आपका जो आंसर आ जाएगा, ये आपके क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 नंबर जो सवाल है आपका, 12 नंबर सवाल में कहा गया है कि इसमें बहुलक निकालना है आपको। तो दोस्तों बहुलक उसे कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है, सबसे अधिक बार आने वाला अंक, सबसे अधिक बार आने वाला अंक को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो बहुलक में क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें सबसे अधिक बार क्या है, 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9। सबसे अधिक बार क्या दोस्तों आ रहा है 9, अर्थात आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा 9। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर सवाल, बिल्कुल आसान सवाल है। सब कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या दोस्तों किससे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या आपको पता है कि जो संख्याएं एक से कटती हैं और अपने आप से कटती हैं उससे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं कटने वाली हैं। मात्र एक संख्या जो है खुद से कटने वाली है, बिल्कुल 13, अर्थात अभाज्य संख्या जो आएगी 13 आ जाएगी। अभाज्य संख्या का मान क्या आएगा दोस्तों 13 आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर सवाल में कहा गया है कि किसी बराबर सारणी का माध्य, माध्यक और बहुलक में एक संबंध है दोस्तों, ध्यान रखना। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, जिसमें माध्यक का मान आपको दिया गया है। माध्यक का मान कितना दिया है 9 और बहुलक का यहाँ पे माध्यक का मान दिया है 8.9। गुणा करिए दोस्तों, 27 में से कितना घट जाएगा 18, ये 17.8, जो कि आपका आंसर निकल के आएगा 9.2। दोस्तों आंसर कितना निकल के आएगा 9.2, बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए आपका। हटा लेंगे हम लोग, 27 से 0.0 लगाएंगे, ये 26 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 26 में से 17 गया 9, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर सवाल में कहा गया दोस्तों 19 और 25 का समानांतर माध्य। अभी हमने आपको समानांतर माध्य को फॉर्मूला में बताया हुआ है। समानांतर माध्य होता है दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए अगर 2 अंक आए हुए हैं। कौन कौन आया है दोस्तों, तो 19 और 25, तो 19 प्लस 25 बटा 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 44, 44 बटा 2 का आंसर कितना निकल के आएगा दोस्तों 22। ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों ये बिल्कुल आपकी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल आसान आसान सवाल आपको चल रहे हैं, आपके पेपर में यही सवाल बनते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल में आपसे कहा गया है किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नहीं, मतलब क्या हुआ, पीई यानी घटना होना प्लस घटना नहीं होना यानी ई डैश। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी घटना होना और नहीं होने की परिकता के बारे में अगर पूछे तो इसका कितने जोड़ के बराबर में आना चाहिए दोस्तों, तो 1 आना चाहिए। तो अब ध्यान रखिएगा पीई प्लस पीई बार कितने के बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। पीई प्लस पीई बार बराबर 1, मतलब किसी घटना का होना और नहीं होने का मान कितना होता है, जोड़ के 1 आता है। ठीक है, अगर किसी घटना होने की परिकता अगर पूछ लेता तो 1 माइनस पी बार हो जाता। ये भी सवाल पेपर में आया हुआ है। अगर पी बार पूछ लेता है, पी डैश पूछता है, तो 1 माइनस पी हो जाएगा। ये 3 पॉइंट पेपर में आते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक आता है और प्रोबेबिलिटी का रेंज, तो इसकी रेंज कितनी होती है अगले क्वेश्चंस में ये मिलेगा आपको। हालांकि हम बता देते हैं प्रोबेबिलिटी का रेंज कितना होता है। रेंज होता है दोस्तों, ध्यान रखना 0 से बड़ा, जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी 0 से बड़ा होगी और बराबर भी हो सकती है और 1 से बड़ा और बराबर भी हो सकती है। ये प्रोबेबिलिटी का रेंज होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर सवाल में दोस्तों क्या कहा गया, 17 नंबर सवाल इधर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की परिकता। 2 सिक्का को पहले उछालिए दोस्तों, 2 सिक्के को उछालने पर, 2 सिक्के को उछालने पर। अभी मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं एग्जाम में करने के तरीके। डिटेल जब मेथड को पढ़ाएंगे उस समय आपको ये सभी चीजें बहुत बेहतरीन समझ में आएगी। फिलहाल अभी आप लोग एग्जाम में करने के तरीके को समझिए अपने सेट को बनाने के लिए। आइए समझते हैं क्वेश्चंस को। क्या क्वेश्चन में कहा गया 2 सिक्कों को उछालने पर क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, ध्यान से देखिए। या तो सिक्के पे दोनों पे हेड आएगा, 2 सिक्का एक साथ उछाला गया है तो, या फिर एक पर दोनों पर टेल आ सकता है, या फिर एक पर टेल एक पर हेड आ सकता है, या फिर एक पर हेड और एक पर टेल हो सकता है। ये 4 संभावनाएं बनती हैं, ये 4 घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया दोनों पर शीर्ष आने की परिकता। तो दोनों पर शीर्ष दोस्तों कितनी बार आया, 1 बार, अर्थात लिखेंगे आपको की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/4। परिकता का फॉर्मूला क्या होता है, संभव घटना की परिकता बटा में कुल घटना। बात समझ में आ गया, संभव घटना बटा में कुल घटना, उसी को परिकता बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि सिक्के एक किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई और जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं।
आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा सवाल है, ये त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। तो आइए समझाते हैं उसको, किस तरीके से आप बना पाएंगे उसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई और इसकी छाया, तो ये स्तंभ हो गया और ये इसकी छाया हो गई। क्वेश्चन में कहा गया कि जो स्तंभ की छाया जो है, स्तंभ की ऊंचाई जो जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है। तो मान के चलिए छाया की लंबाई 1, तो ये इसका √3 गुना है। और आपसे पूछा गया इसका थीटा का मान क्या होगा। तो ये स्तंभ और छाया इन दोनों में संबंध कौन बताता है, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो लंब आधार में संबंध कौन बताता है, tan। तो लगा देंगे tan थीटा बराबर स्तंभ बटा छाया, स्तंभ बटा छाया। तो कितना आ जाएगा, tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, tan थीटा लगा देंगे यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा लंब बटा आधार √3/1। तो tan थीटा में √3 किसके बराबर होता है, tan 60 का। तो जो थीटा का मान आया वही क्या हो जाएगा 60। यहाँ पे थीटा का मान आ जाएगा, वही पूछा गया है, थीटा का मान क्या आंसर आएगा 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन पूछा है 19 नंबर सवाल को देखेंगे। ए और बी ये आभास संख्या है, ए और बी ये क्या है, आभास संख्या है। और इसमें पूछा गया है कि यदि आभास संख्या तो इसका लसा क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, 2 पॉइंट बनते हैं। यदि ए और बी आभास संख्या है तो लसा जब पूछता है तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा ए बी, क्योंकि आभास संख्या को हम लोग कटा नहीं सकते हैं, अगर आना है तो 2 गुणा करके आएंगे। और मसा पूछता है तो हमेशा दोस्तों 1 आंसर आएगा, मसा कितना आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 नंबर सवाल में क्या है, 20 नंबर सवाल में कहा गया कि किस घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती। तो अभी हमने आपको बताया 0 से छोटी प्रयोक्ता का मान, दोस्तों ध्यान रखना, प्रयोक्ता का मान 0 से छोटा एवं 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। अर्थात आपका आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा 7/6, जो कि 1 से बड़ा पॉइंट आएगा। एक बार में गया पॉइंट, एक मरतबे 6 जाएगा, 4 6 जाएगा 36 जाएगा, 1.16 जो 1 से बड़ा, ये प्रयोक्ता नहीं हो सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये 20 तक के क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, मिलते हैं अगले एक वीडियो के अंदर।